तो ये क्वेश्चन आपके सामने है मौजूद, इसको मैं एक मतलब फिर से रीड करता हूँ और फिर इसको मिलजुल के सॉल्व करते हैं। रिक्वायरमेंट क्वेश्चन की है, प्रिपेयर एल स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 December 20। कॉलम फॉर टोटल एंड कंपैरेटिव फिगर्स आर नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, अब ये फायदा होता है रिक्वायरमेंट पढ़ने का, अदरवाइज हम टोटल का भी कॉलम बनाकर वक्त ज़ाया कर रहे होंगे। ओके, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन पर्टेन्स टू AL AstraZeneca Limited shareholders equity as on 1st January 2020। बाय द वे ये आपका पास पेपर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो फॉलोइंग इंफॉर्मेशन में वो 1 जनवरी 2020 की इंफॉर्मेशन उसने हमें दे दी। शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन अर्निंग, रिवैल्यूएशन, लैंड बिल्डिंग दे दिया। प्रॉफिट एंड ट्रांसफर टू इंक्रीमेंटल depreciation as per the draft financial statement for the year ending on 31st December amounting to 45 million and 5 million respectively। ये प्रॉफिट की फिगर इसमें जो है वो उसने आपको बता दी है, ठीक है जी। 5 मिलियन है, 45 मिलियन, और ट्रांसफर जो है वो 5 मिलियन के। डिविडेंड्स आर for last 2 years given, or AL uses revaluation model for subsequent measurement of its land and building only. The revalued amount of land and building have been assessed at 31st December 2020 but not incorporated। revalued amount assess हुई हैं लेकिन not incorporated in the draft financial statements। The relevant details are as follows। 31st December 2020 की रिवैल्यूएशन जो है वो कह रहा है अकाउंट फॉर नहीं हुई। ये जो रिवैल्यूएशन है ये 1 जनवरी की रिवैल्यूएशन है। अब आइए हम सीधा सीधा इसको सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। बताइएगा जी हमें कितने कॉलम्स चाहिए? 1 2 3 4। कोई ट्रांसफर टू रिजर्व की बात तो नहीं इसमें सवाल में हमने कहीं पढ़ी, ठीक है जी। और अगर मैं इसमें रीवैल्यूएशन के हवाले से लैंड का अलग और बिल्डिंग का अलग बनाना चाहूँ तो बना सकता हूँ, लेकिन मैंने आपसे कहा कि रीवैल्यूएशन का आप एक ही कॉलम बनाइए, ठीक है जी। Okay. All right. Revaluation surplus, retained earnings, share premium and share capital। खूबसूरती के एतबार से मैंने कहा हुआ है कि आप शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम को पहले लिख लें, बाद में लिख लें। अब आपके पास ओपनिंग बैलेंस से काम को शुरू करना है। ब्रॉट फॉरवर्ड शेयर कैपिटल 250। आप इसको यहाँ पे लेजेंड दे दीजिए कि ऑल रुपीज इन मिलियन है, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बना रहे हैं। for the year
31st December 2020 rupees in 250, 138, 142 and 45. Agreed? अब यहाँ पर प्रॉफिट हमारे पास फॉर द ईयर इसे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी कहते हैं, 45 मिलियन का रिटेन्ड अर्निंग में शामिल हो गया। ओके, टोटल अगर होता तो टोटल में भी ये फिगर जाती। उसके बाद कहता है कि 5 मिलियन हमारा इंक्रीमेंटल डेप्रीसिएशन है। अब इंक्रीमेंटल डेप्रीसिएशन के बारे में हमने जो अभी तक सीखा है, जो कि मैं दोबारा आपसे बोलूंगा, उसकी जी बेटे जान, अभी मैं यहां से शुरू कर रहा हूँ ना बात को। ये ट्रांसफर नहीं, आप पोस्ट बता दें, कर दें आप, ठीक है, वो कोई ऐसी बात नहीं। अब इसके अंदर जो है वो इसमें क्रोनोलॉजिकल आपने सिर्फ होना है जब बोनस और राइट्स में आपने जाना है, ठीक है। जब बोनस और राइट्स इशू में आपने जाना तब क्रोनोलॉजिकल होना है, यानी कि तरतीब में आपने देखना कि पहले बोनस हुआ था या पहले राइट्स शेयर्स इशू हुए थे, ठीक है। बाकी इस साल से मुतल्लक आपका प्रॉफिट हुआ, आप उसमें लिख दीजिए। अच्छा, अब ये आपके 5 मिलियन का ये इंक्रीमेंटल डेप्रीसिएशन, इंक्रीमेंटल डेप्रीसिएशन के बारे में आप भी बताओ मानूर, अकाउंटिंग एंट्री नहीं बतानी। आप मुझे बताओ इंक्रीमेंटल डेप्रीसिएशन मैंने कल जिक्र किया था, जब ज़हन में पहली बात क्या आएगी जब बोला जाएगा इंक्रीमेंटल डेप्रीसिएशन? एक्सेस डेप्रीसिएशन इसका दूसरा नाम हो गया। और क्या बात ज़हन में आएगी? जैसे ऑमलेट के लिए पहली बात क्या ज़हन में आएगी? अंडा। तो इंक्रीमेंटल डेप्रीसिएशन के लिए पहली बात ज़हन में क्या आएगी? रीवैल्यूएशन हुई हुई है, ठीक है। पहली बात क्या आएगी कि किसी ऐसे एसेट के बारे में जिक्र हो रहा है जिसकी अपवर्ड रीवैल्यूएशन की वजह से ज्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज हुई है। दोबारा से सुने, किसी एक एसेट की अपवर्ड रीवैल्यू होने की वजह से कीमत बढ़ गई, लिहाजा ज्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज हुई है इस साल। अब वो ज्यादा डेप्रिसिएशन को हमने रीवैल्यूएशन सरप्लस में से निकाल कर रिटेन्ड अर्निंग में ट्रांसफर करना है। दोबारा बोल रहा हूं, रीवैल्यूएशन सरप्लस में से निकालना है और रिटेन्ड अर्निंग में ट्रांसफर करना है। तो रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट नेचर की आइटम, रीवैल्यूएशन सरप्लस, उसको डेबिट करेंगे। जी बेटे जान, बिल्कुल प्रॉफिट है, तो आपने प्रॉफिट बढ़ा देने हैं ना, क्योंकि डेप्रिसिएशन ज्यादा चार्ज हो गई ना, उसकी वजह से प्रॉफिट फॉर द ईयर कम हो गया था। आप प्रॉफिट बढ़ा दें, प्रॉफिट को बढ़ा दें एक्सेस डेप्रिसिएशन की वजह से। ये इसकी अकाउंटिंग एंट्री और इम्पैक्ट इसका क्या है? आप प्रॉफिट को बढ़ाएंगे, रीवैल्यूएशन सरप्लस को कम करेंगे। इस साल जो हमने डेप्रिसिएशन चार्ज की उसकी वजह से हमारे प्रॉफिट्स कम हो गए थे। अब हमने इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की वजह से प्रॉफिट्स को बढ़ा दिया, सरप्लस को कम कर दिया। ठीक है जी, समझ आ गई। डिविडेंड फॉर द, अब डिविडेंड की बात आ जाएगी। डिविडेंड आप प्रीवियस ईयर का फाइनल डिविडेंड पे कर दें। फिर पिछले साल का आपका 2019 का फाइनल डिविडेंड है 20%, और ये डिविडेंड बोनस डिविडेंड है, ये कैश डिविडेंड नहीं है। का मतलब क्या कि आप इसके अगेंस्ट बोनस शेयर्स इश्यू कर रहे हैं, आप इसके अगेंस्ट शेयर प्रीमियम को डेबिट बोनस इश्यू किया। ठीक है, शेयर प्रीमियम डेबिट और शेयर कैप, क्योंकि बोनस शेयर्स जो हैं, लेकिन एक बात मेरी याद रखें, अगर बोनस डिविडेंड है
ये बोनस शेयर्स नहीं है, बोनस डिविडेंड है। डिविडेंड की सूरत में रिटेन अर्निंग को ही डेबिट करेंगे आप, ठीक है जी। ये बोनस डिविडेंड है, तो आप क्या करेंगे, रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट और शेयर कैपिटल क्रेडिट। अगर बोनस शेयर्स इश्यू हुए होते तब वो काम कर। अब आपने ये पिछले साल के एंड पर कितने नंबर ऑफ शेयर्स आपके पास मौजूद थे, आपने नंबर ऑफ शेयर्स इसके लिए कैलकुलेट करने हैं। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑन 31st दिसंबर 2019। ये बहुत अहम कैलकुलेशन है बेटे। 2019 के नंबर ऑफ शेयर्स आपके पास कितने हैं, जो 1 जनवरी 2020 के शेयर्स हैं, ₹250 million डिवाइडेड बाय ₹100 ईच। तो आपका क्या आते हैं जी, 2.5 मिलियन। 2.5 मिलियन नंबर ऑफ शेयर्स हैं। अब हम इन 2.5 मिलियन नंबर ऑफ शेयर्स को क्या कर रहे हैं, बोनस डिविडेंड दे रहे हैं। तो 2.5 मिलियन, ओके 20% दे रहे हैं हम। सॉरी, मुझे नंबर की जरूरत नहीं थी, मैं रुपीज समझो था कितने रुपीज है। हमें इस कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, एडिशनल कैलकुलेशन मैंने की है, फिलहाल इसको किया रहने दें। बेशक इस कैलकुलेशन की जरूरत नहीं, क्योंकि 20% उसने कहा, तो आप डायरेक्टली 250 मिलियन का 20% ले लीजिए, आपके पास 50 मिलियन आ जाएंगे। ये बात समझ में आती है बेटे जी? ये 50 मिलियन फाइनल डिविडेंड पिछले साल का आपने इस साल में दिया। चूंकि ये डिविडेंड है, लिहाजा प्रॉफिट में से निकलेगा और शेयर कैपिटल को इंक्रीज करेगा। बोनस होने की वजह से ये शेयर कैपिटल में इंक्रीज है, और डिविडेंड होने की वजह से ये प्रॉफिट्स में डिक्रीज है। रिटेन प्रॉफिट, डिविडेंड हमेशा रिटेन प्रॉफिट से, और बोनस शेयर कैपिटल से ताल्लुक है कि आपका शेयर कैपिटल इंक्रीज हो रहा है इससे। तो रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट, ये अकाउंटिंग एंट्रीज की बात है। यहां तक क्लियर है? ओके, अगली बात की तरफ आइए। हमें वो कह रहा है कि अब आपने 31 दिसंबर से मुताल्लक 12% इंटरम कैश डिविडेंड पे किया। ठीक है जी, कैश डिविडेंड। अब डिविडेंड का ताल्लुक जो है रिटेन्ड प्रॉफिट। अब आप 12% कैश डिविडेंड कब दे रहे हैं? 31 दिसंबर को। कैश डिविडेंड की अकाउंटिंग एंट्री आप लिख लीजिए। कोई बच्चा मुझे कैश डिविडेंड की अकाउंटिंग एंट्री बता दे। रिटेन अर्निंग डेबिट और कैश या पेएबल क्रेडिट। शाबाश बेटे, उसने कैश कहा तो हम कैश ही को क्रेडिट कर देते हैं। ओके, अब देखना यह है कि अमाउंट क्या है हमारी 31 दिसंबर को। तो अमाउंट ऑफ ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल ऑन 31 दिसंबर 2020 2020 नहीं, बल्कि आप इंटरम कब दे रहे हैं?
ड्यूरिंग द ईयर, तो आप इसको ये लें कि 1 जनवरी 2020 को आपके पास अमाउंट कितनी हो चुकी है? 300 मिलियन, 250 मिलियन, और आपने 31 दिसंबर 2019 का 50 मिलियन इशू कर दिया हुआ। उसके बाद अब आप 2020 का इंटरम दे रहे हैं, तो आपके पास 300 मिलियन हो गया। इस पर 12% आपका आता है 36 मिलियन। तो ये 36 मिलियन से आपकी अकाउंटिंग एंट्री वर्कआउट होगी। इसको अब आप अपने पास यहां पर लिखेंगे कैश डिविडेंड। करंट ईयर इंटरम, ठीक है, मैंने इशारा तो ये बातें लिख दी हैं। ओके, अब मुझे बताइए किस कॉलम में लिखूंगा? रिटेन, क्योंकि इससे मतलब तो रिटेन्ड अर्निंग्स है ना सिर्फ, तो रिटेन्ड अर्निंग से ये 36 मिलियन माइनस हो जाएगा। रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट, कैश क्रेडिट, कैश का इसमें है नहीं, वो कैश बुक में जब होगा तो कैश बुक में पेमेंट इसकी नजर आ जाएगी। ठीक बात, ये रिटेन्ड अर्निंग के डेबिट होने की वजह से यहाँ पर आपको 36 नजर आ रहा है। ओके, अब अगली बात क्या कर रहा है? कह रहा है AL यूजेज, यहाँ पर उसने कहा हाफ ईयरली अकाउंट्स के साथ उसने इसको डिक्लेयर किया था इंटरम को। ठीक है, तो हाफ ईयर का मतलब है 30 जून, तो जो 1 जनवरी को थे वही 30 जून को हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स हैं, क्योंकि उससे पहले 1 जनवरी के बाद और 30 जून से पहले कोई मजीद शेयर्स इशू नहीं हुए। ऑलराइट, अब वो क्या बात करता है नंबर 4 में? नंबर 4 में कहता है, नंबर 4 कहाँ गया भाई? ये तो डायरेक्टली नंबर 5 पे आ गया। इसमें हमने कुछ ऐसा तो नहीं कि कॉपी करने से नहीं रह गया हमारा, कोई इंफॉर्मेशन मिसिंग लग रही है बुक में? ऐसे ही है, पक्की बात है। अच्छा, फिर मैं इसको चार्ट कर दूं। नंबर 4 कहता है AL uses revaluation model for revaluation of its land and building only. Revaluation amount of land and building have been assessed. 31 दिसंबर को हम असेस कर चुके हुए हैं, ठीक बात, लेकिन नॉट इनकॉर्पोरेटेड इन ड्राफ्ट फाइनेंशियल, अभी उसको हमने अकाउंट फॉर नहीं किया। रिलेवेंट डिटेल्स ये कहती हैं कि हमारी 31 दिसंबर 2020 बिफोर रिवैल्यूएशन लैंड 75 मिलियन की थी, उसकी क्युमुलेटिव डेप्रिसिएशन कुछ नहीं होती। 31 दिसंबर को वो लैंड हमारी 65 मिलियन की हो गई। ठीक है जी, अब देखें हमारे पास रीवैल्यूएशन लॉस हो रहा है, इसकी वर्किंग हम यहां पर लेते हैं। रीवैल्यूएशन ऑफ लैंड, हमारे पास ओपनिंग बैलेंस उसका 75 है। ओके, ये हमारे पास बिफोर रिवैल्यूएशन है, उसको ओपनिंग बैलेंस में कर लें। और फेयर वैल्यू हमारी 65 मिलियन की है, का मतलब है कि 10 मिलियन रीवैल्यूएशन लॉस है। अब हमें समझना ये है कि ये लैंड
कितनी रीवैल्यू थी पहले से, 25 मिलियन की रीवैल्यू हुई थी। अब यहाँ पर एक बात, IAS 16 ये कहता है अगर पहले से अपवर्ड रीवैल्यूएशन रिजर्व मौजूद है तो हम ये लॉस प्रॉफिट लॉस में नहीं लेकर जाएंगे बल्कि रीवैल्यूएशन सरप्लस को डेबिट करेंगे। लम्हा भर के लिए ये जो काम मैं अब करने जा रहा हूँ इसको ज़रा रिलैक्स अपने आप को करने के लिए पहले ही कॉन्फिडेंस दे दें कि क्या ऊपर के तीनों पॉइंट्स अच्छे से समझ आ चुके हैं हमें, ठीक है। उनकी इनकॉर्पोरेशन इन द स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी हम कॉन्फिडेंट हैं, तो इसका मतलब आप एक नई बात सीखने जा रहे हैं जिसका ताल्लुक IAS 16 से है। IAS 16 का मतलब अकाउंटिंग फॉर प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट, ठीक है। हसन, ये नॉन करंट एसेट का जो नेक्स्ट चैप्टर हमने शुरू करना उसका बहुत अहम पॉइंट है ये, इसलिए मैं डायरेक्टली बातें करने की बजाय थोड़ा सा लंबी बात करूंगा और आप यूं समझ लीजिए कि मैं आपको नया चैप्टर शुरू करवा चुका हूं, ठीक है। क्योंकि ये गुफ्तगू जो है इसका ताल्लुक IAS 16 से है, जिसको कि आप याद रखेंगे कि नया चैप्टर हो गया, ठीक है। IAS 16 क्या कहता है? IAS 16 कहता है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की आप रीवैल्यूएशन कर सकते हैं, रिपोर्टिंग डेट पर रीवैल्यूएशन कर सकते हैं। अब रीवैल्यूएशन का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है? रीवैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड, मैं 4 बातें करूंगा, आप इन चारों बातों को लर्न करना है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 बातें। पहली बात, अपवर्ड रीवैल्यूएशन और इसमें इन केस there was a loss भाई the asset was revalued for the first time, ठीक है। एक बात मैं ये करूंगा, और दूसरी बात मैं ये करूंगा, in case the asset was revalued previously, ठीक है। Having revaluation surplus in the
in the beginning of the year। और मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा आसान बनाने के लिए ये वाली बात मिक्स नहीं कर रहा, बल्कि मैं इसको इस तरह से लिख रहा हूँ कि अब 4 की बजाय 6 बातें कर दूंगा, क्योंकि ज़्यादा आसान हो जाएगा इसको ज़हन नशीं करना। इन केस द एसेट was revalued previously having revaluation loss in the beginning of the year। Let's go in the previous year, in the previous year। अब देखिए ये बातें क्या हैं और इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरह से होगा। क्या बात समझ में आती है कि हम पहले भी एसेट को रीवैल्यू कर चुके हुए होते हैं या हम फर्स्ट टाइम उस एसेट को रीवैल्यू कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपवर्ड रीवैल्यूएशन किया। अपवर्ड रीवैल्यूएशन का मतलब कि आपका वो एसेट पहले 10 मिलियन का था, अब वो एसेट 12 मिलियन का हो गया। ठीक है, तो इसको कहते हैं अपवर्ड रीवैल्यूएशन। और दूसरा सिनेरियो मैंने आपसे जो डिस्कस करना है उसको कहेंगे, बताओ क्या कहेंगे, डाउनवर्ड रीवैल्यूएशन। अगर आप एसेट को पहली मर्तबा रीवैल्यू कर रहे हैं, अब अपवर्ड रीवैल्यू हो रहा है, तो बताएं एसेट में इजाफा या कमी? इजाफा हो रहा है। तो जो एसेट में इजाफा होता है तो हम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एसेट को डेबिट करते हैं और रीवैल्यूएशन सरप्लस को क्रेडिट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका ₹150 फेयर वैल्यू है माइनस ₹100 उसकी ओपनिंग नेटबुक वैल्यू, या नेटबुक वैल्यू का तो ओपनिंग नहीं कहता क्योंकि इसके अंदर भी एक बड़ी मदद की बात है। उसकी नेटबुक वैल्यू जो है वो 100। तो ये एंट्री कितने से आप पास कर रहे हैं? 50 से कर रहे हैं ना? ठीक बात। किस सिचुएशन में अगर आपका एसेट फेयर वैल्यू 150 हो गई है जबकि उसकी नेटबुक वैल्यू थी, तो आपको रीवैल्यूएशन सरप्लस बुक करना है इक्वल टू 50। अगर फर्स्ट टाइम आप रीवैल्यू कर रहे हैं और फर्स्ट टाइम रीवैल्यू करने की वजह से आपको लॉस होता है, तो आप क्या अकाउंटिंग एंट्री आपके ज़हन में आती है, क्या करेंगे? ओके, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को क्रेडिट कर देंगे। ये मैं पहले कर देता हूँ। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एसेट को आप क्रेडिट कर देंगे, ये बात मैंने आपकी मान ली। और
नहीं, रिवैल्यूएशन सरप्लस को नहीं करेंगे, बल्कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस को आप एक्सपेंस के तौर पर डेबिट करेंगे और प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एसेट को आप क्रेडिट बहरहाल इसलिए करेंगे कि आपका वो एसेट कम हो रहा है। कितने से, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कि आपकी फेयर वैल्यू अब जो है वो 80 हो गई है, जबकि आपकी नेट बुक वैल्यू जो है वो 100, तो 20 से आपको लॉस अकाउंट फॉर करना है। जी बेटे जान, ये बात क्लियर? अच्छा, अब ये सिचुएशन क्या मैंने बनाई थी, ये सिचुएशन है जब एसेट आपका फर्स्ट टाइम रीवैल्यू हो रहा जब एसेट आपका फर्स्ट टाइम रीवैल्यू हो रहा है। अब अगर आपका एसेट वाज रीवैल्यूड प्रीवियसली और रीवैल्यूएशन सरप्लस हमारे पास पहले से ही मौजूद था, अब जरा सिनेरियो बनाइएगा कंप्लीट। ये अब सिनेरियो क्या है, क्या पहले से ही रीवैल्यूएशन सरप्लस मौजूद है? इसको गौर से देख लीजिए। इन केस द एसेट वाज ऑलरेडी रीवैल्यूड प्रीवियसली हैविंग रीवैल्यूएशन सरप्लस इन द प्रीवियस ईयर। ये बहुत अहम बात होने जा रही है, यानी कि पहले से रीवैल्यूएशन सरप्लस आपका 10 मिलियन का मौजूद है और 50 मिलियन से आप अपवर्ड रीवैल्यू हो रहे हैं। तो सेम एंट्री पास दोबारा से आप करते हैं, रीवैल्यूएशन अपवर्ड आपकी जो हो रही है उसके लिए आप प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को डेबिट कर दीजिए और रीवैल्यूएशन सरप्लस को क्रेडिट कर दीजिए। सपोजली वही मैं बात करता हूं कि आपकी 150 की फेयर वैल्यू है और 100 की नेट बुक वैल्यू है, पहले से रीवैल्यू भले हो चुका हुआ है वो, और आपका ये गेन है, गेन है ना ये, और ये लॉस था इधर। हम इस गेन की अकाउंटिंग कर रहे हैं, ऐसे ही बेटे, हम इस गेन की अकाउंटिंग कर रहे हैं और हम इस लॉस की अकाउंटिंग कर रहे हैं। अगर पहले से रिवैल्यूएशन सरप्लस मौजूद है और दोबारा से गेन हो तो सेम अकाउंटिंग एंट्री, कोई फर्क नहीं है। लेकिन अगर पहले से रिवैल्यूएशन सरप्लस मौजूद है और लॉस होता है तो अब आप अकाउंटिंग एंट्री इस लॉस की तरह की नहीं करेंगे, बल्कि आप रिवैल्यूएशन सरप्लस को डेबिट करेंगे। यार आई एम सो सॉरी। तो आप क्या अकाउंटिंग एंट्री कर रहे हैं, रिवैल्यूएशन सरप्लस को अब आप डेबिट कर रहे हैं और प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को आप क्रेडिट कर रहे हैं। आपकी फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे फिर लिख दूं कि आपकी ओपनिंग नेट बुक वैल्यू 80 थी, सॉरी नेट बुक वैल्यू 80 है, ओपनिंग सर स्क्रीन शेयर कर दें। अच्छा जी बेटे जान, 1 मिनट ठहरते हैं, 1 मिनट ठहर जाए।
स्क्रीन शेयर। स्क्रीन शेयर हो गई। जी स्क्रीन नजर आ रही बेटे जी? जी सर, आ रही है। अच्छा, तो ये मैंने बात की कि अगर आपका पहले से रीवैल्यूएशन सरप्लस मौजूद है, अब कहते हैं पहले से रीवैल्यूएशन लॉस मौजूद है। अगर पहले से रीवैल्यूएशन लॉस मौजूद हो और आपका अब रीवैल्यूएशन सरप्लस आ रहा है इस साल, तो अब आप क्या अकाउंटिंग एंट्री पास करेंगे? लॉस को डेबिट, ठीक है, यानी कि स्टेटमेंट प्रॉफिट लॉस को डेबिट करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस को डेबिट करेंगे, एक्सपेंस इन केस एसेट वाज रीवैल्यूड प्रीवियसली हैविंग, आई एम सॉरी, मैं ये आपकी अपवर्ड है ना? हाँ, अपवर्ड का करने जा यार, क्या थोड़ी गड़बड़ का अपवर्ड रीवैल्यू हुआ, एसेट को डेबिट करना। अपवर्ड रीवैल्यू हुआ। अब पहले से जो लॉस मौजूद था उस लॉस को कम कर रहे हैं आप, उस लॉस को क्रेडिट करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस को क्रेडिट करेंगे। वो जो एक्सपेंस था आपका, यानी कि हमारी इस एग्जांपल को ही हम कैरी करते हैं कि आपकी फेयर वैल्यू 150 की, नेट बुक वैल्यू 150 का गेन, ठीक बात। तो एसेट को तो आपने बढ़ाना है, पहले आपने रिवैल्यूएशन सरप्लस को क्रेडिट किया था, अब आप अपने प्रॉफिट लॉस को क्रेडिट कर रहे हैं ताकि आपका लॉस रिड्यूस हो। अब अगर लॉस हो जाता है, पहले से भी लॉस था अब फिर लॉस हो गया, तो ठीक है, लॉस स्टेटमेंट प्रॉफिट लॉस को डेबिट करें। आपके एक्सपेंसेस में इंक्रीज और एसेट में डिक्रीज, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एसेट में क्रेडिट, कोई 20 से जो हमारी एग्जांपल चल रही है। अब इसको जरा कंप्लीट एक मरतबा खुद से देखकर समझिए कि सब काम क्या हुआ। जी बेटे जाओ। रिपीट करो, कोई जरूरत नहीं रिपीट करने।
अहम बातें क्या हैं कि आपने एसेट को डेबिट किया जब भी अपवर्ड रीवैल्यूएशन होनी, अहम बात ये है, और एसेट को क्रेडिट किया जब भी डाउनवर्ड रीवैल्यू होना है, अहम बात ये है। ये एसेट की हद तक बात होगी। अब सिनेरियो देखना है, पहले से रीवैल्यू मौजूद था, रीवैल्यूएशन सरप्लस, या पहले से रीवैल्यूएशन लॉस हुआ था। अगर तो नहीं तो फर्स्ट टाइम रीवैल्यूएशन अपवर्ड अगर हो रही है तो अपने सरप्लस में इक्विटी में लेकर जाना है उसको थ्रू ओसीआई। और अगर अभी मैंने ओसीआई का जिक्र इसलिए इतना ज्यादा नहीं किया क्योंकि ओसीआई आपके सिलेबस में सिर्फ जब मैं पढ़ाऊंगा उस वक्त आएगा रिवैल्यूएशन को बाकायदा तौर पर, तो फिलहाल मैं ओसीआई के चक्कर में नहीं डाल रहा। रिटेन्ड अर्निंग और रिवैल्यूएशन सरप्लस अभी हम चुके हैं, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी से मतलब पढ़ चुके हुए हैं। तो रिवैल्यूएशन सरप्लस जो है इक्विटी का हिस्सा बनता है, जबकि जब लॉस होगा तो इक्विटी में नहीं हम लेकर जाएंगे, हम प्रॉफिट लॉस में एक्सपेंस बना देंगे। अगर पहले से रिवैल्यूएशन मौजूद है, सरप्लस मौजूद है, अब उस इक्विटी को रिड्यूस करने के लिए हम रिवैल्यूएशन सरप्लस को डेबिट कर रहे हैं। एसेट बदस्तूर आपका उस तरह पहले से मौजूद है तो सरप्लस बढ़ जाएगा, पहले से सरप्लस मौजूद है तो लॉस की सूरत में सरप्लस कम हो जाएगा। अब सिचुएशन ये है कि पहले से सरप्लस मौजूद नहीं है, फर्स्ट टाइम रीवैल्यू नहीं कर रहे, बल्कि पहले से लॉस मौजूद है। अब अगर आपका अपवर्ड रीवैल्यू हो रहा है तो उस लॉस को कम करना है आपने। एसेट में डेबिट होना ही है, तो लॉस को कम करने के लिए प्रॉफिट लॉस को क्रेडिट करते हैं। और अगर पहले से लॉस मौजूद है, डाउनवर्ड रीवैल्यू, तो आपका लॉस बढ़ गया, अगेन से प्रॉफिट लॉस को डेबिट करते हैं, एसेट को क्रेडिट करते हैं। अब ये सिचुएशन एक कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग के बाद इस क्वेश्चन में इसकी एप्लीकेशन आप देखिए कि हमें वो क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि हमारा एसेट जो लैंड है हो रही है क्योंकि फेयर वैल्यू कम है ना, डाउनवर्ड। पहले से रिवैल्यूएशन सरप्लस मौजूद है कि नहीं, तो इसका मतलब है कि अब उसको हमें रीवैल्यूएशन सरप्लस को रिड्यूस करना है, तो हम रीवैल्यूएशन सरप्लस को डेबिट करेंगे और लैंड एसेट को क्रेडिट करेंगे। अमाउंट 10। बताइए जी, ये बात हमें ठीक से समझ आ गई? इसकी वर्किंग क्या है? आपकी फेयर वैल्यू 10 माइनस नेट बुक वैल्यू, आई एम सॉरी, फेयर वैल्यू 65 माइनस नेट बुक वैल्यू 75 इक्वल्स टू लॉस 10। ठीक है, तो ये आपके पास लैंड के बारे में गुफ्तगू हो गई। अब इसी तर्ज पे एक और एसेट है बिल्डिंग, उसकी क्या गुफ्तगू है कि वो हमारे पास ओपनिंग डेट पे 240 का था और 60 उसकी डेप्रिसिएशन थी, यानी कि वो एसेट 180 सा 80 से कितना हो गया, 158 हो गया। यानी कि ये वाला एसेट जो है इसकी फेयर वैल्यू 150 और इसकी नेट बुक वैल्यू, हमने नेट बुक वैल्यू लेना होती है 158 और नेट बुक वैल्यू कितनी बेटे जान, 180। तो ये हमारा गेन है या लॉस है? लॉस है। कितने से है लॉस? 22। अब देखना ये होगा कि हमारे पास पहले से रिवैल्यूएशन सरप्लस में कितनी रकम मौजूद है।
180। ठीक है, पहले से कितनी रकम मौजूद है हमारे पास रिवैल्यूएशन में? 20 मौजूद है। अब आप मुझे बताएं 20 की हद तक क्या करेंगे? अब आपको बहुत अच्छी समझ आ जाना चाहिए इसकी। आपने 20 तो पहले से रिवैल्यूएशन सरप्लस मौजूद है, तो उस रिवैल्यूएशन सरप्लस को कम करेंगे। हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, जरा एक मिनट। अच्छा, आपने बताया ये हाँ, हमारी उसकी बिल्डिंग की इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन ट्रांसफर होने के बाद बाकी 15 रहेंगे। बिल्कुल ठीक है, इसका इसीलिए मेमोरेंडम बना लेना जरूरी है। चल भाई, फिर गड़बड़ कर गया। रिवैल्यूएशन सरप्लस आपके पास था 20 का, और स्क्रीन शेयर कर एक मिनट बेटे जान, अभी थोड़ा सा सब्र कर लें, पता नहीं स्क्रीन शेयर की वजह से गड़बड़ हो रही है, तो अभी सब्र कर लें, अभी आपको बताता हूँ। और रिवैल्यूएशन सरप्लस का बैलेंस हमारे पास 15 रह गया। ठीक है, तो हम यूं ये बॉक्स बना लेते हैं कि लॉस हमारे पास 22 का है, अवेलेबल रिवैल्यूएशन सरप्लस 15 का है। तो ये हमें जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में लेके जाना है 7 लेके जाना है। ठीक है, तो मैं बेटे कंप्लीट करके स्क्रीन शेयर करके आपको बताता हूँ। तो रिवैल्यूएशन सरप्लस आपका डेबिट 15 से, आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस जो आप एक्सपेंस बना रहे हैं वो डेबिट 7 से, और बिल्डिंग एसेट क्रेडिट 22 से। लें जी, मैं आपको स्क्रीन शेयर करके ऑनलाइन बच्चों को भी बात समझा दूँ। जी बेटे बता दें, आपको स्क्रीन शेयर हो गई है? जी सर, हो रही है। ये वाली बात मैं आपको बताता हूँ जो मैंने अभी की थी। रिवैल्यूएशन सरप्लस आपके पास जो 20 था, उसमें से इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन का 5, क्योंकि इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन का ताल्लुक लैंड के साथ तो है नहीं है, उसका ताल्लुक किसके साथ है? बिल्डिंग के साथ। उसको एडजस्ट किया तो अवेलेबल कितना सरप्लस बचा हुआ है आपके पास? 15। लॉस हुआ आपके पास 22। टू द एक्सटेंट सरप्लस को जीरो करने के लिए 15 से डेबिट करेंगे, ओवर एंड अबव जो होगा वो स्टेटमेंट ऑफ लॉस एक्सपेंस के तौर पे चला जाएगा। बिल्डिंग आपका 22 से क्रेडिट होगा। तो आप इसको स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में जब आप लेकर जाएंगे तो आपके पास स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में सर जी बेटा, सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये पहले लॉस पर था? ये हम तीसरा किस लगा रहे हैं इसके ऊपर? नहीं बेटे, उसने आपको ये बताया हुआ है ना कि पहले रिवैल्यूएशन सरप्लस 25 और 20 मौजूद था, तो इसका पहले लॉस पर नहीं था, पहले गेन पर ही था। तो आप यहाँ पर इसको कहेंगे रिवैल्यूएशन लॉस लैंड। कितना था रिवैल्यूएशन लॉस लैंड का? 25 कितना था? 10 का, सॉरी 10 रिवैल्यूएशन लॉस लैंड, और उसके बाद रिवैल्यूएशन लॉस 15 उसका वो कम होगा, बिल्डिंग का 15 इधर आया। ठीक है, अब आपके पास जो बाकी बच जाएगा
बेटे जान इसके पास मैक्सिमम कितना 20 था ना, प्रॉफिट में से जो 7 वो प्रॉफिट लॉस में जाएगा, रिटेन्ड में नहीं गया। इसका जो प्रॉफिट है 45 में हमें आया सर, इसमें से एक मिनट जो प्रॉफिट और लॉस में फिगर जा रही है वो रिटेन्ड अर्निंग में डेबिट नहीं हो रही, ठीक है, वो प्रॉफिट लॉस में जा रही है। प्रॉफिट लॉस अलग कर रहा है, रिटेन्ड अर्निंग्स अलग कर रहा है, ठीक है। आप यूं देखिए, इसलिए मैं कहता है कि इसका अगर मेमोरेंडम बनाएं तो वो ज्यादा अच्छा समझ आता है मेमोरेंडम में कि आपके पास इस 45 में 2 रिवैल्यूएशंस हैं। एक 25 फॉर द लैंड जिसमें से 10 कम हुआ, बाकी 15 रह गया। दूसरा 20 फॉर बिल्डिंग जिसमें से 5 ये कम हो गया था और 15 वो 0 हो गया। तो अब ये होगा कि 45 में से 25 को अगर मैं अलग करूं, ये 25 एंड 20, तो उस 20 को मीट करें आप इसके साथ और उस 20 को मीट करें आप इसके साथ, तो वो तो हो गया नील। जबकि इस 25 में से 10 लेस करेंगे तो बाकी क्या बच जाएगा बेटे जान? 15। समझ गए? अब बाकी को भी आप टोटल कर लेंगे तो आपके पास आंसर करेक्ट आ जाएगा। शायद यार आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया बेटा? सर उन्होंने प्रॉफिट भी 7 माइनस किया हुआ है सर। प्रॉफिट आपका, अच्छा वो क्यों माइनस किया, ठीक है वो मैं आपको बताया था। एक स्टेटमेंट उन्होंने लिखी थी, हाँ जी एक स्टेटमेंट उन्होंने लिखी थी, वो प्रॉफिट आपने माइनस करना इधर नहीं है, फिर वो आपने काम करना है इस 45 में से 7 माइनस करना है आपने, हाँ इस 45, क्योंकि उसने कहा था कि ये अकाउंटिंग नहीं हुई हुई। तो आप इसका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस जो आप बनाएंगे, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, उसमें आप लिखेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर द ईयर जो है 45, उसमें एडजस्टमेंट ऑफ रीवैल्यूएशन लॉस 7, वो ये इसमें से आप लेस करेंगे, फिर आपका जो होगा वो ट्रांसफर होगा, वो उस 45 को मैं एडजस्ट करूंगा क्योंकि उसकी अकाउंटिंग रहती थी। ये क्या बनता है बेटे? 38, ये आपका जाएगा रिटेन्ड अर्निंग्स में। तो ये यहाँ पर 45 की जगह आप लिखेंगे 38, ये वाली बात है। अब सही है, इधर नहीं 7 शो करना, जो बात मैं कह रहा हूं उसको भी समझिए। इधर 7 शो नहीं करना, आपने उसके मेमोरेंडम अकाउंट में या उसके अपने लेजर अकाउंट में एक एडजस्टिंग एंट्री डालनी है 7 की, तब आपने इस 38 को ऊपर लेकर जाना है। बात को समझ गए आप लोग? उसने जो किया वो मैं दुरुस्त नहीं समझूंगा उसे, क्योंकि स्टूडेंट को एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि इसका फ्लो क्या है। वो जो 7 रुपीज है वो प्रॉफिट और लॉस की आइटम है, रिटेन्ड अर्निंग की आइटम नहीं है, इसलिए यहाँ पे करेक्टली 38 आएगा। अब आपके बाकी के तमाम जो होंगे वो अकॉर्डिंगली एडजस्ट हो जाएंगे। ये क्या बनता है जी? 300। यार आपकी कंफ्यूजन दूर होगी बेटा? जी सर। जी बोलो। जब हमारे पास लॉस है वो तो कॉस्ट से भी कम है ना, इस तरह तो रिवैल्यूएशन भी 0 हो जानी चाहिए और लॉस भी आना चाहिए। नहीं बेटा जान, हर एसेट का अलग अलग रिवैल्यूएशन गेन और लॉस वर्कआउट होता है। यस सर, तो उसका लॉस है ना, तो उसकी रिवैल्यू नहीं बेटे, जो लैंड है उसके अगेंस्ट तो 10 का लॉस था, उसके अगेंस्ट तो 15 का रिवैल्यूएशन सरप्लस जो टोटल सरप्लस में पड़ा हुआ है। इसका टोटल बता दो तो जल्दी से क्या जी? 142 और ये टोटल क्या? बेटे कैलकुलेटर यूज कर लो, आपकी मेहरबानी जी। 99 ओके। 38 प्लस करना है ना बेटे।
ओके जी, तो आपने जो लर्निंग की है इसके अंदर IAS 16 का बहुत अहम कॉन्सेप्ट, जिसने IAS 16 में पूरा एक लेक्चर लगाना था, वो मैंने आपको IAS 16 का समझ लें कि लेक्चर एडवांस में यहाँ पर शामिल कर दिया। अब हम IAS 16 के धड़ाधड़ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि बचपन वाली डेप्रिसिएशन है और ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रीवैल्यूएशन का जो मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया। ठीक है, तो आपका जो टेस्ट है कल आप लोगों को मिलेगा, ठीक है, और वो ऑनलाइन टेस्ट आप लोग सबमिट करवाएंगे। ओके, और मंडे से आपका नया चैप्टर शुरू हो रहा है, प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट डेप्रिसिएशन, बहुत अहम चैप्टर है। ऑलराइट, थैंक यू।